तो गाइस हम एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जेकेपीएसआई की क्या स्ट्रैटेजी रखें हम कि हम अपना एग्ज़ाम टाइम पे सिलेबस कंप्लीट कर पाएँ और अच्छी प्रिपरेशन हमारी हो कि चाहे पेपर इजी टू मॉडरेट आए या मॉडरेट आए या डिफ़िकल्ट आए, हम एटलीस्ट मेरिट में फॉल करें। तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, जैसे कि पहले तो हमें पता है कि वैकेंसीज़ जो हमारी हैं वो 669 हैं, जो कि ठीक है, बहुत कम भी नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो अगर आप प्रिपरेशन करोगे 2 से 3 महीने अच्छे से, तो आप मोस्ट प्रोबेबली आप ईज़िली कर लोगे एग्ज़ाम क्लियर और पीईटी के लिए आप क्वालिफ़ाई करके आप यू विल गेट थ्रू। फिर दूसरी चीज़ आती है कि एग्ज़ाम डेट क्या होगी। अब ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कट ऑफ को मैंने लिखा है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, क्योंकि कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्या पता साथ में कुछ और एग्ज़ाम्स अलाइंड हों तो बच्चे डिवाइड हो जाएं, बट मोर और लेस कट ऑफ पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। पोस्ट्स कम आए या ज़्यादा आएँ, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं देखने को मिलता है। बट जो भी है, हम कट ऑफ पे ध्यान नहीं देंगे, हम अपनी प्रिपरेशन पे इतना अच्छा ध्यान देंगे कि कट ऑफ जितना मर्जी आए, हमें पता होना चाहिए, हमें श्योर होना चाहिए कि हमारा क्लियर होगा। और उसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। अब हर एक बच्चे का अपनी पेस होती है पढ़ने की और हर एक बच्चे का अपना तरीका होता है पढ़ने का। तो स्ट्रैटेजी हर बच्चे की यूनिक होती है और यूजुअली आई वुड सजेस्ट कि आप अपने लिए खुद स्ट्रैटेजी बनाओ। इसलिए जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है, एक आउटलाइन बनाई है कि आप कैसे सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो विद इन टाइम, कि एग्ज़ाम अगर जल्दी आ गया फिर भी और अगर लेट आया फिर भी, और इसके बीच में पढ़ना कैसे है और कौन से डेज आपको किसको एलोकेट करने हैं वो आप अपने हिसाब से बदल सकते हो। मैंने एक आउटलाइन बनाई हुई है कि अगर आप ऐसे फॉलो करेगा, आप रफली 60 डेज में सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो और अच्छी डेप्थ में। मोर ओवर, अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम देना हो लाइफ में, तो उसके लिए अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको एग्ज़ाम स्पेसिफिक प्रिपरेशन करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप जेकेएसएसबी का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो मुझे लगता है आपको पॉलिटी फॉर एग्जांपल अगर हम सब्जेक्ट लें, तो आपको उसको 5 से 6 दिन देने होते हैं मैक्सिमम। और आप इजीली जो जेकेएसएसबी का स्कोप है पॉलिटी को लेके कि कहाँ तक वो पूछते हैं, वो इजीली कवर हो जाता है 5 से 6 दिन में। वेर एज अगर आपको केएस का पेपर देना हो, तो आपको 20 से 25 या उससे भी ज़्यादा दिन देने पड़ सकते हैं, क्योंकि वो अलग डेप्थ में पूछते हैं। तो आपकी प्रिपरेशन एग्जाम स्पेसिफिक होनी चाहिए, क्योंकि दोनों के सिलेबस में पॉलिटी लिखा है। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप जेकेएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप लक्ष्मीकांत खोल कर बैठे हो और एक एक लाइन रीड कर रहे हो और उसके समझने की कोशिश कर रहे हो हर एक चीज़ को। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो सबसे पहली होती है कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो एग्जाम स्पेसिफिक होनी चाहिए एकदम। तो अब हम देखेंगे कि एग्ज़ाम डेट, लेट्स से हम एज्यूम करते हैं कि एग्ज़ाम डेट 10 मार्च मैंने एज्यूम की है इसमें, और मैं स्ट्रैटेजी मैंने जो बनाई है एग्ज़ाम सिलेबस कंप्लीट करने की, वो मैंने ऐसी बनाई है कि आप 20 डेज एंड में आपके पास बच रहे होंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल द सिलेबस और अच्छी खासी एमसीक्यूज प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ के बाद भी। तो जैसे सिलेबस लास्ट टाइम का था ये, इसमें थे करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक, पंचायती राज, इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन, आ गया पॉलिटी, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डर्स, सब कुछ, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स, मतलब आनी है आपको, माइक्रो नहीं आनी, वो फाइनेंस अकाउंट सिस्टम में फॉर एग्जांपल जैसे आई थी। तो इसके अलावा इन्वायरमेंट है, इंग्लिश है, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं, मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी। जो एनालिटिकल रीजनिंग है ना गाइस, इसके 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और वो मोस्टली सारे बच्चों के गलत होते हैं। तो इसको आप ना ध्यान देना कभी, इसमें स्टेटमेंट्स, कंक्लूजन्स, रीजनिंग, असर्शन और कोर्स ऑफ एक्शन टू फॉलो, ऐसी चीज़ें पूछते हैं और वो इतनी सब्जेक्टिव होती हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू इट रॉन्ग। मतलब 70 to 80% इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स डू इट रॉन्ग इन द एग्जाम। तो अगर आप ये 3 क्वेश्चन अच्छे से कर लो, आपके तीनों ठीक हो जाएं, तो इट विल गिव यू अ ग्रेट एज। इसके बारे में बाद में डिटेल में बात करेंगे फर्दर इन द वीडियो। अभी हम देखेंगे कि ये हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, करंट अफेयर्स, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, और इन दोनों को मैंने अलग से रखा है। और जीएस में क्या क्या हमारा आ रहा है, जियो, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, और इसमें कुछ और भी अगर ऐड करना होगा हमें इनरिच करने के लिए अपने रोड्स, तो हम यहाँ पे रखेंगे उसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, जीएस में ये है और ये है, और हमारे पास रफली 97 डेज हैं 10 मार्च के हिसाब से। अगर हम देखें आज का दिन डाल के, आज का दिन डाल के 10 मार्च के हिसाब से हमारे पास
97 डेज हैं, उसमें से 83 वीक डेज हैं और 14 संडेज हैं। इनको मैंने अलग से इसलिए लिखा है, ये मैं आपको बताऊंगा कि संडेज को आपको क्या करना है। अब जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, 9 कंपोनेंट ये हैं और 4 कंपोनेंट ये हैं। इनको कैसे, अब जो मैंने ग्रीन में करे हुए हैं जैसे ये रीऑर्गेनाइजेशन, साइंस, करंट अफेयर्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, इसके लिए आपको अलग से टाइम डेडिकेट करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बहुत ही छोटे टॉपिक्स हैं और इनकी वेटेज मिलाकर बाकी किसी सब्जेक्ट एक के बराबर होगी इन चारों की मिलाकर। तो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जैसे है हमारा, वो 2-3-4 घंटे में कंप्लीट हो सकता है। तो आप कभी भी इसके बीच में अपनी प्रिपरेशन के दौरान निकाल के कर लेंगे। मैं आपको भी प्रॉपर्ली पूरा कैलेंडर वाइज दिखाऊंगा कि कैसे आपको डेज एलोकेट करने हैं, किस सब्जेक्ट को कितने करने चाहिए, और उसके बाद भी आपके पास टाइम बचेगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मॉक्स अगर आपको देने हैं तो वो एंड तक वेट नहीं करना है कि सारा सिलेबस खत्म करते रहे और एंड में मॉक दिया, क्योंकि अगर आपके मॉक में एग्जाम के पास मार्क्स कम आ रहे हैं ना, तो वो चीज़ आपको बहुत बग करेगी। एंड में आपको लगेगा कि अब तो आपको स्ट्रेटजी चेंज करने का टाइम भी नहीं है आपके पास, और वो आपकी कॉन्फिडेंस पे विल टेक अ टोल। तो आपको अच्छे से उसको मैनेज करने के लिए मैंने इसीलिए आपकी स्ट्रेटजी इस तरीके से बनाई है कि आप 60 डेज में आप अपना सिलेबस रफली कंप्लीट कर लोगे ऑलमोस्ट। उसके बाद आप मॉक दोगे, आप मॉक्स को एनालाइज करोगे और आप अपने वीक एरियाज को एनालाइज करोगे कि आपको कहाँ पे और ज़्यादा टाइम एलोकेट करना चाहिए। और रफली जो ये कंपोनेंट्स हैं सारे, जो बड़े कंपोनेंट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर्स, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, ये रफली 10% ईच आते हैं। तो अगर 120 क्वेश्चन आएंगे तो 10 से 12 क्वेश्चन इन हर एक के देखने को मिलेंगे आपको। तो वो भी आपको दिमाग में रख के प्रिपरेशन करनी है। तो अब हम देखेंगे कि जो हमने कैलेंडर के हिसाब से आपको टाइम कितना एलोकेट करना है किस सब्जेक्ट को, वो बनाया है। तो सबसे पहले जो पॉलिटी है, पॉलिटी बहुत ही फैक्चुअल है और ये इजीली की जा सकती है इन 5 to 6 डेज फॉर JKSSB। तो सबसे पहले मैंने पॉलिटी ही रखी है अपने कैलेंडर में कि सबसे पहले हम पॉलिटी करेंगे 6 दिन। और जब पॉलिटी आप करोगे ना, तो आपको पूरी पॉलिटी नहीं करनी, आपको मेन जो टॉपिक्स होते हैं ना, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देखोगे कि JKSSB का स्कोप यही है। वो स्टार्टिंग के जो 3-4 चैप्टर्स हैं उनमें से पूछते हैं प्रियम्बल, पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चैप्टर्स कितने हैं, कितने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से 1-2 क्वेश्चन, फिर पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है, यूनियन और स्टेट इंपॉर्टेंट है, प्रियम्बल इंपॉर्टेंट है, और प्रियम्बल के अलावा फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट हैं। और इनके वन लाइनर्स सीधे सीधे आते हैं, आपको बहुत ज़्यादा कुछ डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम स्पेसिफिक प्रिपरेशन करनी है। उसके अलावा अगर आप ज़्यादा दूर जाओगे तो वो आप टाइम वेस्ट करोगे, एट द एंड आप रिवाइज करने में भी आपको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप इस चीज़ का अगर करोगे तो वो क्वेश्चंस एग्जाम में कभी पूछे ही नहीं गए हैं बड़ी डेप्थ में JKSSB में पॉलिटी से। वन लाइनर्स सीधे सीधे पूछे जाते हैं और इन चैप्टर्स में इतने क्वेश्चन बन जाते हैं, पार्लियामेंट से, यूनियन से, स्टेट से, सिटीजनशिप से, फंडामेंटल राइट से, DPSP से, फंडामेंटल ड्यूटी से, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, शेड्यूल से, चैप्टर्स, आर्टिकल्स, इनसे इतने क्वेश्चन बन जाते हैं कि अगर आप सिर्फ ये जो मैंने अभी बोले सिर्फ ये पढ़ के जाओगे, एक भी क्वेश्चन मोस्ट पब्लिक पेपर में ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। और ये सब डुएबल है 4-5 दिन में। मैंने फिर भी 6 दिन एलोकेट किए हैं पॉलिटी को। अब जो ये डेज है ना, ये वाले, ये संडेज हैं, इनका क्या काम है ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। इसके बाद हम देंगे मैथ को, क्योंकि आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया है जो GS से है और आप बोर ना फील करो। और मैथ्स ऐसा है कि मैथ्स बड़ा मुश्किल भी नहीं आता और बड़ा आसान भी नहीं आता है, एवरेज आता है। और मैथ्स 10 से 12 नंबर का दिखता है आपको एग्जाम में, रफली 10 to 12%। और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं JKSSB के कि चाहे आप कोई भी पेपर उठा लो वही आते हैं। अगर आप मैथ पढ़ोगे, इवन दो सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री चाहे लिखा होगा, अभी तक कभी क्वेश्चन देखने को मिला नहीं। अगर देखने को मिला भी है तो हाइट एंड डिस्टेंसेस का बिल्कुल ईजी क्वेश्चन होता है, वो अगर आप बिना पढ़े भी जाओगे आप फिर भी कर लोगे। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके मल्टीपल क्वेश्चंस मैथ्स में JKSSB में देखने को मिलते ही हैं, जैसे कि परसेंटेज हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और इसके अलावा एवरेज के क्वेश्चन हो गए, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, और टाइम एंड स्पीड, HCF, LCM, पोर्ट्स एंड स्ट्रीम्स, एजेस, पार्टनरशिप। और फिर 10 दिन जैसे मैंने मैथ को एलोकेट किए हैं, ये मोर देन नफ है। इसके बाद जब आप एक बार मैथ कंप्लीट कर लोगे, आपको रोज रफली 5-7 क्वेश्चन रैंडमली किसी भी टॉपिक से उठा के कर लेने हैं। किसी भी टॉपिक से रफली हाफ एन आवर या 1 आवर आपको बाकी कंपोनेंट जब आप कर रहे होगे उसके साथ भी मैथ को देना ही है। 5 क्वेश्चंस आर मोर देन नफ, क्योंकि अगर आप 90 दिन में 5 क्वेश्चंस ईच मैथ के करोगे, और जब आप सिर्फ मैथ कर रहे होगे तब आप 20 से 30 क्वेश्चंस कर रहे होगे अपार्ट फ्रॉम स्टडीइंग, तो
आपके रफली 1000 के करीब क्वेश्चंस हो जाएंगे मेरे हिसाब से, जब तक आप एग्जाम देने जाओगे। उसके बाद फाइनली मैंने जब मॉक्स रखे हैं, मॉक्स में भी आपके मैथ्स के हर मॉक में 10 क्वेश्चन रफली होंगे ही। तो आप इतने क्वेश्चन करके जाओगे कि मैथ के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं। और मैथ एक्चुअली स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनका क्लियर होता है वो मैथ्स में ठीक ठाक स्कोर करते हैं, और मैथ्स मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है जो JKSSB के लेवल का है। तो आप इजीली कर सकते हो। पॉलिटी के बाद आप मैथ्स करोगे, और मैथ्स उसके बाद आप कंटिन्यू रखोगे, 5-6 क्वेश्चन रोज के कर ही देने हैं। उसके बाद मैंने रखे हैं 7-8 दिन ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के लिए। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट दोनों आप साथ में करना। 15 से 16 क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली इनके मिलेंगे, क्वेश्चन 120 में से। और ज्योग्राफी जो है वो मोस्टली जो आती है वो आती है इंडिया स्पेसिफिक। और अगर इंडिया स्पेसिफिक के बाहर कुछ आ रहा है तो फिजिकल ज्योग्राफी में से पूछा जाता है, जैसे कि वो लैंड फॉर्म्स हो गए, और जो डेट लाइंस और लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, या फिर किसी कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ पूछ लिया, वो काम आता है। लेकिन इंडिया स्पेसिफिक ज़्यादा आता है। तो जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे सबसे पहले आपको इंडिया स्पेसिफिक ज़्यादा करना है। फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, रिवर्स, नेशनल पार्क्स, माउंटेन्स, सब कुछ करना है। उसके बाद आपको इन्वायरमेंट करना है। और इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी को आप एक साथ में भी पढ़ सकते हो। इन्वायरमेंट को आपको देने हैं रफली 1 से 2 दिन में इन्वायरमेंट हो जाता है। बट मैंने फिर भी अगर आपके पास एम्पल टाइम बचेगा भी, कि अगर आपको कोई किसी चीज़ में कमी महसूस होगी, आप फिर से भी कर सकते हो। इसके बाद हम पहुंच गए हैं 28 दिसंबर तक हम इन्वायरमेंट कर रहे हैं। उसके बाद हर संडे को ना आपको इंग्लिश की रिवीजन करनी है। हर संडे को इंग्लिश को मैंने अलग से टाइम नहीं दिया। हर संडे को आपको इंग्लिश पढ़नी है और उसके MCQs करने हैं। और इंग्लिश पढ़ने में आप अगर फॉर एग्जांपल आप रफली 6 से 7 घंटे पढ़ रहे हो, जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप 60 डेज में सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि 10 मार्च को पेपर होगा, क्या पता उससे जल्दी हो जाए, क्या पता उसके बाद हो। लेकिन हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए बिफोर द लास्ट वीक ऑफ February। तो आप उसके हिसाब से प्रिपरेशन करना। और इंग्लिश के आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि इंग्लिश में एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, वोकैब के क्वेश्चन आते हैं। तो जब आप हर संडे को इंग्लिश और जो बाकी आपने पीछे से पढ़ा है उसकी रिवीजन करनी है आपको। अगर आप इंग्लिश को 4 घंटे दे रहे हो हर संडे को, तो 14 संडेज, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास हैं अभी 14 संडेज हैं, 14 संडेज में 56 आवर्स आप इंग्लिश को दे रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर 4 घंटे आप दे रहे हो दिन में, और बाकी के अगर आप 7 घंटे पढ़ रहे हो, तो बाकी के 3 बाकी की रिवीजन में दो, जो भी आपने पढ़ लिया उसकी रिवीजन में दो। तो अभी तक हमने पॉलिटी, मैथ्स और ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली है। उसके बाद जो संडे 29 को है, 30th को आपने MCQs करने हैं। कोई भी क्वेश्चन बैंक पकड़ना है, एक ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी के क्वेश्चन बैंक लगाना है। 2-3-4 घंटे जितना आप डेडिकेट कर सकते हो टाइम, उतने क्वेश्चंस करने हैं MCQs, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQs आप कितने प्रैक्टिस करके जा रहे हो। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने जब फाइनेंस अकाउंट सिस्टम का पेपर दिया था फर्स्ट टाइम, तो मेरे 100.4 समथिंग मार्क्स थे। और मैंने प्रिपरेशन उसकी सिर्फ 2 मंथ्स में की थी। उससे पहले मैंने लाइफ में कभी अकाउंटेंसी नहीं पढ़ी थी। लेकिन मैं जब भी पढ़ता था ना, मेरे से जितना होता था मैं उसके उतने MCQs करता था। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप कभी कभी आप पूरी NCERT भी पढ़ लोगे ना, एंड में एक ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिखेगा पेपर में कि जो NCERT में भी नहीं था, कहीं पे भी नहीं था, वो क्वेश्चन आप तभी कर सकते थे अगर वो क्वेश्चन आपने पहले किया होता। और JKSSB वाले खुद क्वेश्चन नहीं बनाते, ये यहाँ से उठा के डाल दिया, वहाँ से उठा के डाल दिया, ऐसे ही करते हैं। तो आपको MCQs जितने हो सके उतने प्रैक्टिस करने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आई कांट से दिस इनफ कि MCQs करना कितना इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप टॉपिक करते हो, सेक्शनल कट ऑफ तो आपको मेरे बिना बताए ही आपको करते रहना है। जब आपको टाइम मिले तब करते रहना है आपको सेक्शनल कट ऑफ, और सेक्शनल मॉक्स तो आपको देते रहने हैं। तो इसके बाद हर मंथ के लास्ट डे करंट अफेयर्स को हम अलग से टाइम नहीं देंगे, क्योंकि एंड में एक कंपाइल्ड PDF कहीं से भी आपको मिल जाएगी 400-500 क्वेश्चन की, वो आपको देख के जानी है और वही करनी है। लेकिन हर मंथ के लास्ट डे हम क्या करेंगे, हम हर मंथ के लास्ट डे एक दिन रखेंगे करंट अफेयर्स के लिए। जैसे 31 दिसंबर है, वैसे भी न्यू ईयर है, ज़्यादा टाइम हमारे पास इतना होगा नहीं, हम थोड़े बहुत MCQs प्रैक्टिस करेंगे और करंट अफेयर्स के हम MCQs करेंगे। क्योंकि आप करंट अफेयर्स के MCQs करोगे ना, और उसका हर एक ऑप्शन आप अच्छे से एनालाइज करोगे, तो आप ईजिली करंट अफेयर कर लोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी सारी प्रिपरेशन हो गई है और लास्ट वीक में जाके हम करंट अफेयर्स खोल रहे हैं और अब स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि फिर उसमें टाइम थोड़ा लग सकता है। अगर आपने एक एक दिन भी पिछले मंथ्स में दिया है तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा फाइनल जो करंट अफेयर की कंपाइलेशन आएगी 400-500 MCQs की, उसको करने में। तो आपको बस थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए करंट अफेयर्स के बारे में। आप याद चाहे नहीं करो, आप करंट अफेयर्स के MCQs कोई भी PDF आपको टेलीग्राम पे या कहीं भी मिले, या कोई वीडियो मिले यूट्यूब पे, आप उसको देख लो। और एंड में जब आप करोगे तो इजीली आप कर पाओगे करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स की वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। लास्ट ईयर तो 15 क्वेश्चंस आ रहे थे, रफली 15 क्वेश्चंस आ रहे थे JKPSI में करंट अफेयर्स से, जो कि 15 × 1.25 मार्क्स, जो कि मतलब रफली 20 मार्क्स के करीब समझ लो आप, करंट अफेयर्स की वेटेज थी, जो कि बहुत हाई है। जब फाइनल 108-7 कट ऑफ गया जो भी, तो जिनके 106 थे उनको आप पूछना कि कितनी अहमियत थी 1-2 मार्क्स की। और
मैंने जो आपको पहले बताया कि रीजनिंग में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो होते तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, लेकिन उनकी अप्रोच सॉल्व करने की इतनी सब्जेक्टिव होती है कि उसमें इतनी गलतियां हो जाती हैं कि बहुत ही रेयरली बच्चे वो ठीक कर पाते हैं। और जिन बच्चों ने स्पेसिफिकली उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होती है उनको बहुत फायदा मिलता है। 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको एनालिटिकल रीजनिंग के, स्टेटमेंट कंक्लूजन्स वगैरह के, लेकिन वो मोस्टली बच्चों के गलत हो जाते हैं अनलेस उन्होंने अच्छे से समझा हो कॉन्सेप्ट और अच्छे से प्रिपरेशन की हो उसकी। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि उसको कैसे आपने टाइम एलोकेट करना है। इसके बाद जब हमारा दिसंबर खत्म हो जाएगा, जनवरी फर्स्ट वीक पूरा हमें करनी है रीजनिंग 7-8 दिन। और संडे को तो हमें पता ही है कि हमने इंग्लिश और साथ में पिछली रिवीजन करनी है। संडे को हमने 5 को, 12 को, 19 को, 26 को, संडे को हमने करनी ही इंग्लिश और उसकी रिवीजन है, क्योंकि इंग्लिश की वेटेज भी बहुत हाई है और हम इसको मॉक्स भी देंगे, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे और पढ़ेंगे भी। लेकिन अलग से एक वीक डेडिकेट करने से अच्छा है कि हम इसको संडे 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 दिया करेंगे। रीजनिंग आपने कर लेनी है एक वीक में। और रीजनिंग में भी कुछ पेक्यूलियर टॉपिक्स हैं ऐसे, जैसे नंबर सीरीज से क्वेश्चन आता ही आता है, एनालॉजी से आता ही आता है कि फ्रॉग इज टू हॉप, हॉर्स इज टू वॉट, ऐसे क्वेश्चन मिलते ही हैं जेकेएसएसबी में। कोडिंग डिकोडिंग से बहुत क्वेश्चन मिलते हैं, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशंस। अगर रीजनिंग के लेट से 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इन टॉपिक्स में से ही मोस्ट प्रोबेबली सारे के सारे आ जाते हैं। आपको ये टॉपिक्स तो करने ही करने हैं, उसके अलावा आप जब मॉक्स दोगे उसमें भी आपके काफ़ी क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो इसके बारे में भी आपको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मैथ्स, जैसे मैंने आपको कहा कि जब आप मैथ्स कर लोगे तो आपको रफली रैंडमली हर रोज़ ऑलमोस्ट 4-5-6 क्वेश्चन करने ही करने हैं, आधा घंटा 1 घंटा निकाल के। वैसे ही रीजनिंग भी जब आप कर लोगे ना, तो रीजनिंग के लिए फिर अलग से आपको कुछ फिर से टाइम एलोकेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको रोज़ के 4-5-6 क्वेश्चन रीजनिंग के कर ही देने हैं। उससे आपकी रीजनिंग प्रॉपरली बैठ जाएगी और मार्क्स जो है वो रीजनिंग और मैथ से काफ़ी ज़्यादा स्कोर होते हैं। इसके बाद करेंगे हम हिस्ट्री, और हिस्ट्री को हम दे रहे हैं 9 से लेके 16 तक, पूरा एक वीक हम हिस्ट्री को देंगे। और हिस्ट्री को हम जब पूरा एक वीक दे रहे हैं, इसमें हमने हिस्ट्री का सब कुछ करना है, एमसीक्यूज भी करने हैं। जैसे ही आप टॉपिक पढ़ोगे एमसीक्यूज कर दो। आई वुड सजेस्ट कि आप कोई क्वेश्चन बैंक ले लो, क्योंकि अगर आप यूट्यूब की वीडियोस फॉलो करोगे ना एमसीक्यूज के लिए, तो वो आपका टाइम वेस्ट है। मैं ये खुद बोलता हूँ, आपको वीडियो सिर्फ एक बार अगर कोई टॉपिक आपको जल्दी से पढ़ना है उसके लिए यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि क्लासेस वाले उन्हीं क्वेश्चन बैंक से 20 क्वेश्चन लाएंगे एक वीडियो में और 1 घंटे की वीडियो बना देंगे, और आपको एट द एंड 1 घंटे के बाद 20 क्वेश्चन आते होंगे, और वो भी मोस्ट प्रोबेबली उनमें से हाफ ऑफ द क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पहले से आते थे। आपको अगर हिस्ट्री कंसोलिडेट करनी है और कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करनी है, आपको एक बार पढ़ना है। पढ़ने के लिए आप कोई भी वीडियो यूज़ करो, किसी की भी करो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मेरी करो या किसी की भी करो जिसकी आपको सबसे अच्छी समझ आती है। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन बैंक बाजार से खरीद लो और उसके क्वेश्चंस करो, बार बार करो। एक बार करोगे, बड़े क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको, जब आपने एक बार हिस्ट्री पढ़ लिया आप सीधे कर लोगे, आपको आते होंगे। बड़े क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो नहीं आते होंगे, और जो नहीं आते होंगे उसको आपने सर्कल कर देना है। और जब आप उसको सर्कल कर दोगे, अगली बार जब आप हिस्ट्री रिवाइज करोगे किसी भी दिन, क्योंकि मैंने रिवीजन के लिए बहुत सारा टाइम आगे एलोकेट किया, आपको उन क्वेश्चन को करना है अच्छे से। देखना कि फिर से कोई क्वेश्चन ऐसा है जो फिर से गलत हो रहा है आपसे, अगर वो हो रहा है तो उस पर फिर से एक और सर्कल डाल दो। बार बार आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, एट द एंड आपको क्वेश्चन बैंक्स में से ही डायरेक्टली क्वेश्चंस पेपर में भी मिलेंगे। कोई इन्होंने जेकेएसएसबी ने अलग से टीम डेडिकेट नहीं की कि आपके लिए क्वेश्चंस बनाएंगे वो डेप्थ में। वो मुझे नहीं लगता है पीएससी करती है, तो जेकेएसएसबी कहाँ से करेगी। इसके बाद एक कंपोनेंट है इकोनॉमिक्स, जिससे बच्चे यूजुअली बहुत डरते हैं। और वो डरते हैं इसलिए क्योंकि वो इकोनॉमिक्स को ऐसे सोचते हैं कि इसमें बहुत कुछ है, इसमें माइक्रो है, मैक्रो है। द थिंग इज, जो जेकेपीएसआई में आनी है वो आपको डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स आनी है 11th क्लास की, और उसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल है नहीं। एक्चुअली पूरे सिलेबस में कुछ भी ऐसा मुश्किल है नहीं। अगर आप ऐसे स्टूडेंट है जिसने पहले पढ़ा भी नहीं है, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, कि आप भी इस एग्जाम को 2 महीने में कर सकते हैं क्लियर। लेकिन आपको प्रॉपरली डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा और एफर्ट डालने पड़ेंगे 100%, फिर आप इजीली कर लोगे। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। फिर इकोनॉमिक्स के लिए आपको कोई भी आप चैनल फॉलो करो, हो सकेगा तो मैं भी इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाकर डालूंगा। और इकोनॉमिक्स में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट वगैरह, जिनसे डायरेक्टली क्वेश्चन इस एग्जाम में मिलते हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह, जैसे सिलेबस में भी लिखा है इन्होंने इकोनॉमिक्स के सिलेबस में इन्होंने लिखा है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह जो पॉलिसी नहीं बन रही होगी वो, ये सब आपको इजीली यूट्यूब पे मिल जाएगा, और इट इज़ डूएबल इन 5-6 डेज। तो आप इसको करके, और जितने एमसीक्यूज हो सके आपको करने हैं। तो इसके बाद जब हमारी इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी ना, तो हम 23 जनवरी पे हैं, और हमारा क्या क्या खत्म हो चुका है आप देखो। हमारी हिस्ट्री खत्म हो चुकी है, हमारी पॉलिटी खत्म हो चुकी है, हमारी ज्योग्राफी इन्वायरमेंट खत्म हो चुका है, हमारा इकोनॉमिक्स खत्म हो चुका है, हमारा मैथ्स खत्म हो चुका है, हमारी रीजनिंग खत्म हो चुकी है, हमारी इंग्लिश साथ साथ में संडेज पे चल रही है हमारे। और ये जो छोटे 4 टॉपिक्स हैं ये बचे हैं अभी। इसके बाद हमने क्या करना है, इकोनॉमिक्स के बाद 24, 25, 27, 28 और 29 और 30
6 दिन जो हमारे पास हैं, इन 6 दिन में हमने ये टॉपिक्स करने हैं कंप्लीट। J&K रीऑर्गेनाइजेशन, साइंस, इंटरपर्सनल स्किल्स, और इसमें आप ज़्यादा टाइम साइंस को दोगे, और बाकी तो बहुत ही छोटे टॉपिक्स हैं, वो तो आप एक दिन में भी सारे कर सकते हो। और करंट अफेयर्स तो हमें पता है हमने हर मंथ का लास्ट दिन देना है, और फाइनल वीक में हमने जो 500-600 MCQs की कंपाइलेशन होगी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट, वो करके जाना है। और उनमें से ही आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, चाहे जितनी मर्जी शिफ्ट्स में पेपर हो, एक शिफ्ट में हो, 25 शिफ्ट्स में हो। लास्ट टाइम भी एक PDF थी 500-600 MCQs की, और सारी शिफ्ट्स में सारे क्वेश्चन जो MCQs करंट से आए थे उसी से बन गए थे। और इस बार भी आपको, हम तो एक्स्ट्रा टाइम एलोकेट कर रहे हैं, यूजुअली बच्चे सिर्फ लास्ट वीक में एक कंपाइलेशन देख के जाते हैं, मैं तो आपको एक दिन बोल रहा हूँ कि आप दो, टू बी अहेड ऑफ एवरीबडी एल्स। अब हमारा जब 30 जनवरी तक हमारा करंट अफेयर भी हो गया, सब कुछ हो गया, ऑलमोस्ट 95% सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद हमने जो लास्ट डे है फिर से 31 जनवरी, इसको हमने फिर से देना है, करंट अफेयर्स के MCQs करने हैं, कंपाइलेशन कोई भी 100-200 MCQs की, और उसको बार बार रिपीट करना है कि आपके दिल में बैठ जाए करंट अफेयर्स। क्योंकि जब आप लास्ट में 500 MCQs करंट अफेयर्स के करने के लिए बैठोगे ना, फिर आपको मुश्किल नहीं लगेगा वो, फिर आपको ऐसा लगेगा ये भी मुझे पहले से ही आते हैं ऑलमोस्ट सारे। इसके बाद आपको कंप्यूटर को अलग से टाइम देना है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि कंप्यूटर हमने पहले से पढ़ा होता है, क्योंकि हर एक एग्जाम में आता है, और पीछे ऐसा तो है नहीं कि कोई बिल्कुल ही स्टार्ट से कर रहा है। और कंप्यूटर ऐसा होता है कि किसी ने पढ़ा भी नहीं है ना, 15 में से 7-8 क्वेश्चन फिर भी वो कर लेता है। और कंप्यूटर्स में ऐसा कुछ कॉन्सेप्चुअल पूछा नहीं जाता, डायरेक्टली क्वेश्चंस होते हैं, 2-3 एब्रीवेशंस के होते हैं, MICR की क्या है, FTP क्या है, SMTP क्या है, इंटरनेट ईमेल से होते हैं सीधे सीधे क्वेश्चंस, फिर कंप्यूटर्स की जनरेशन से होते हैं। तो आपको एक बार रीड करना है। मैंने कंप्यूटर के लिए आपको 1, 2, 3, 4, 5 दिन दिए हैं। 5 दिन में आप कंप्यूटर को इतनी अच्छे से कर सकते हो विद MCQs। और कंप्यूटर को पढ़ने की वो यही है कि आप जैसे ही कोई भी टॉपिक करोगे ना, 6 दिन है ना, 6 से कंप्यूटर में टोटल 7-8 चैप्टर है, आप एक दिन में 2 चैप्टर करो और उनके MCQs करो। फर्स्ट डे ऑफ कंप्यूटर 2 चैप्टर करे और उसके MCQs कर दिए। कोई भी बुक अरिहंत की उठा ली है किसी से भी, या ऐसे कोई क्वेश्चन बैंक आपको इजीली मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, उसके MCQs कर दिए उन चैप्टर्स के। अगले दिन अगले 2 चैप्टर और उन चैप्टर्स के। लास्ट के दिन आपको सारे चैप्टर्स के MCQs एक बार करने हैं। MCQ बेस्ड आप रिवीजन भी जब करोगे, आपको MCQ बेस्ड ही करनी है, क्योंकि उससे आपको मॉक, इट विल ऑलमोस्ट बी लाइक यू आर गिविंग अ मॉक। तो ऐसे करके आपको प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद आपको ना फेब्रवरी के स्टार्टिंग में ही, उसके बाद आपको रीजनिंग, जो मैंने ना स्पेशली आपको बोला था कि जो एनालिटिकल रीजनिंग है ना, असर्शंस एंड रीजंस, कंक्लूजन, स्टेटमेंट, इन सबको आपको थोड़ा टाइम एलोकेट करना है और इनके क्वेश्चंस करने हैं आप जितने कर पाओ। अगर आप एक दिन में 50, 60, 70 कर रहे हो, 2-3 दिन में आप 100-200 क्वेश्चन कर दो, क्योंकि ये अगर 3 क्वेश्चन आ गए ना, वो मोस्ट ऑफ द जनता गलत करके आएगी। और अगर आप वो सही कर रहे हो ना, अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट भी नहीं है ना, तो आप वो नंबर वहां से कवर कर लोगे। तो 2-3 दिन आप फिर से रीजनिंग को दो, और स्पेशली उन टॉपिक्स को जो बड़े, मतलब जिनकी अप्रोच सब्जेक्टिव होती है सॉल्व करने की। क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव ही होता है, लेकिन उसको सॉल्व करने की अप्रोच होती है वो सब्जेक्टिव होती है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद आपको 2-3 मॉक्स देने हैं फुल सिलेबस, और इसमें आपके मार्क्स कम आए ज़्यादा आए मैटर नहीं करता। आपको एनालाइज करने हैं अच्छे से मॉक्स की, कौन कौन सी चीज़ आपके पास लैक कर रहे हो आप किसी चीज़ में। क्योंकि इसके बाद भी आपके पास 18 दिन फरवरी के और 10 दिन मार्च के हैं। अगर 10 मार्च को पेपर हुआ, 28 दिन, रफली 1 महीना आपके पास इसके बाद भी है कि आप फिर से जो आपके वीक एरियाज हो उनको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। यहाँ तक आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा और आपके पास एम्पल टाइम होगा मॉक्स देने का। और मॉक्स ज़रूर देना है, क्योंकि अगर, और मॉक्स, ये वाले मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो भी बंदा स्ट्रैटेजी बनाता है या यूट्यूब पे अपलोड करता है, वो क्या करता है, स्ट्रैटेजी बनाता है विद इन टाइम, जस्ट फाइनल डे पे सिलेबस खत्म हो रहे हैं, उससे 2-4 दिन पहले हो रहा है, और फिर वो आपको मॉक देने के लिए बोल रहे हैं। ट्रस्ट मी, अगर आपके लास्ट वीक में मॉक में कम आ रहे हैं ना, आपका कॉन्फिडेंस विल बी शैटर्ड। और बड़े कम बच्चे होते हैं जो उस टाइम पे अपने आप को रिकलेक्ट करके फिर से कर पाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चों को ऐसा लगने लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे मॉक में मार्क्स ही नहीं आ रहे। और अगर आपके इन मॉक्स में नंबर कम आ रहे हैं ना, आपके पास स्टिल टाइम होगा। और ट्रस्ट मी, आपके इन मॉक्स में भी मार्क्स जो है वो कम नहीं आएंगे, क्योंकि हमने थॉरली पूरा पीछे सिलेबस किया हुआ है। और अगर आपके कम आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं लैग कर रहे हो सकता है जिसने सब पढ़ा है उसके भी कम आ रहे होते हैं। हम भी सब पढ़ेंगे, लेकिन ये जो मॉक्स है ना, प्लीज़ फरवरी के 2nd वीक में आपको मॉक्स देने ही देने हैं। और उससे पहले आप कोशिश करना है कि आपका 80-90% सिलेबस खत्म हो गया हो, कि अगर आपका कुछ बच भी गया है, अगले का जो रफली 20-25-30 डेज हैं हमारे पास, उनमें कवर करके अच्छे से हम अपनी सारी प्रिपरेशन को पॉलिश करके, अपने नोट्स एनरिच करके, अलग सोर्सेज से
करेंगे। लेकिन जब आप इन मॉक से पहले करोगे तब आपको अपने सोर्सेज बिल्कुल कंसाइज रखने हैं और आपको स्टिक करना है। ऐसे नहीं कि आप कोई भी टॉपिक देख रहे हो और जाके फिर हर एक यूट्यूब चैनल छान रहे हो और आपको जो जहाँ से मिल रहा है कर रहे हो, उससे टाइम आप ज़ाया करोगे और आपकी प्रिपरेशन जो है वो डिले होगी। इसके बाद जो आपके पास जितना भी टाइम एक्स्ट्रा बचा है ना, उसमें आपको रिविजन्स करनी है सारे सब्जेक्ट्स की। मैथ और रीजनिंग तो आपको रोज रोज करना ही है और क्वेश्चंस करने ही करने हैं आपको। एमसीक्यूज रोज रिवीजन करनी ही एमसीक्यूज बेस्ड है। अगर किसी टॉपिक की आप रिवीजन करने जा रहे हो, उसका कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा लो, एमसीक्यूज करो, जो आ रहे हैं ठीक है, जो नहीं आ रहे हैं उनको मार्क कर लो, फिर से उनको देखो एक बार। ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। और आप लास्ट के जब फिर 8-10 दिन बचेंगे ना, इनमें आपको फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट देने हैं। आपके मार्क्स कम आ रहे हैं ज़्यादा आ रहे हैं वो मैटर नहीं करता। ये जो मॉक्स होंगे ना लास्ट वाले, ये आपको एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर वो सिखाएंगे और इनको आपने प्रॉपरली सिंसियरली बैठ के देना है। क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ और मैंने सब बच्चों के साथ ये देखा है कि जब पेपर दे के आते हैं ना, 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि यार मुझे ये आता था, मेरा गलत हो गया। वो उन बच्चों को मोस्टली होते हैं जो मॉक्स दे के नहीं गए होते। अगर आप मॉक्स दे के गए होगे ना, वो आपका मिनिमाइज हो जाएगा। और आपको तो पता ही है कि एंड में 1-2 नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है। जिनके 106 107 आए थे ना, उनसे पूछना है 1 नंबर की क्या अहमियत होती है एंड में। तो ये मॉक्स आपने देने ही देने हैं। मार्क्स की फिक्र नहीं करनी कितने आ रहे हैं इन मॉक्स में। मार्क्स आपके अच्छे ही आएंगे अगर आपने पीछे से सारी स्ट्रेटेजी फॉलो किया, आपने सिलेबस कंप्लीट करा है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करी है। मैं आपको लिख के देता हूँ कि आप टॉप करोगे मॉक्स में और पेपर में भी टॉप करोगे। तो ये स्ट्रैटेजी थी जो सिलेबस कंप्लीट करके। और मैं फिर से गाइस एक बार फिर से आपको याद दिला रहा हूँ कि ये जो 2-3 मॉक्स देने हैं ना आपको सिलेबस एक बार 80-90 कंप्लीट करने के बाद, इनमें से बड़ी चीज़ें ऐसी होंगी। आपको ज्योग्राफी में कोई ऐसा टॉपिक मिल जाए, क्या पता कि आपने छोड़ा था ये या आपने किया नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये लास्ट वीक में देखोगे, अगर लास्ट वीक में आपको ऐसा लगेगा ना कि मेरा ये मिस हो गया, मैंने ये छोड़ दिया, वो आपके कॉन्फिडेंस को शैटर कर देगा। और कॉन्फिडेंस इज द की। अगर आप इसकी प्रिपरेशन करने जा रहे हो ना एग्जाम की, फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि यू विल हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। कुछ भी नहीं है पूरे सिलेबस में जो आपको समझ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं है। और पेपर क्लियर किसका होगा? जो पढ़ के गया है और जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, जो प्रैक्टिस करके गया है, उसी को कॉन्फिडेंस होगा। और प्रैक्टिस आपको जितनी हो सके उतनी करनी है। कुछ भी पूरे सिलेबस में कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ नहीं आता जी। अगर आपको किसी ने समझाया तो वो समझ नहीं आ रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको टाइम देना है, आपको पढ़ाई करनी है दबा के। यही स्ट्रैटेजी है। और एट द एंड ये सारा जो मैंने स्ट्रैटेजी बताया, आप इसमें कुछ भी फेरबदल करना चाहते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कि आपको किस सब्जेक्ट में पहले पढ़ना है, कोई बाद में पढ़ना है, या आपको कैसे करना है, वो भी आप कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। क्योंकि एट द एंड आई बिलीव के एवरीबडी हैज़ देयर ओन वे एंड देयर ओन पेस ऑफ लर्निंग। तो आप अपने हिसाब से देखो। ये मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया है कि आपको कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। लेकिन कुछ की पॉइंट्स इसमें ऐसे मैंने बताए हैं कि जैसे मॉक सिलेबस बिल्कुल फाइनल एंड में नहीं देने, आपका जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हुआ तब भी देने हैं। वो एक आपको रास्ता दिखाएगा कि आगे की प्रिपरेशन या रिवीजन किस तरह से आपको करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और इस चैनल में मैं जो मेरे से हो पाएगा अच्छा कंटेंट मैं बना के डालूंगा और आप फॉलो करना उसको। तो ठीक है, फिर थैंक यू। आप ये ज़रूर इसको ध्यान में रख के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको सीरियसली लगें कि हाँ मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जो आपको करना चाहिए, तो आप ज़रूर उस चीज़ को फॉलो करना।